हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एंशियंट हिस्ट्री की इस फाइनल क्लास में। 4 क्लास हो चुकी हैं। 5वीं क्लास में गुप्त साम्राज्य हम लोग कवर करेंगे। गुप्त साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मौर्य साम्राज्य इंपॉर्टेंट था, गुप्ता से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य कवर करेंगे और जो पॉइंट छूट गए हैं एंशियंट हिस्ट्री में वो सब कवर करके आज एंशियंट हिस्ट्री को वाइंड अप कर देते हैं। इसके बाद जो कुछ बचेगा वो एमसीक्यू माध्यम से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर नए साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि किस साम्राज्य की समाप्ति के बाद गुप्त साम्राज्य प्रारंभ हुआ। किस साम्राज्य की समाप्ति के समय गुप्त साम्राज्य प्रारंभ हुआ? तो कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर। कुषाण साम्राज्य में कौन कौन राजा हुए थे ये आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे और उनके बाद थे घटोत्कच गुप्त। लेकिन कुछ ग्रंथों में, कुछ ऐतिहासिक अभिलेखों में इन दोनों को पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये दोनों ही कुषाण वंश के जो अंतिम शासक थे उसके अधीन रहे थे, उनके अधीन अपनी सत्ता चला रहे थे। कुछ अभिलेखों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संस्थापक कौन थे, तो आप श्रीगुप्त का ही नाम लिखेंगे। ये फैक्ट मैंने आपको इसलिए बता दिया कि जब आप ज़्यादा अंदर जाके पढ़ेंगे चीज़ें तो ये चीज़ सामने आती है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कह देते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए, बहुत ध्यान से आपको आंसर करना है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त का ऑप्शन टिक करना है, चाहे ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम हो भी। लेकिन अगर श्रीगुप्त ऑप्शन में ही नहीं है तो चंद्रगुप्त प्रथम टिक करना है। या क्वेश्चन ये आ जाए कि चंद्रगुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपको चंद्रगुप्त प्रथम टिक करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कंफ्यूजन है थोड़ा सा कि कौन सा व्यक्ति संस्थापक माना जाए। अलग अलग साहित्य अलग अलग जानकारी देते हैं। ठीक है, गुप्त संवत 319 ईस्वी प्रारंभ हुई थी और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त हुए, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, फिर कुमारगुप्त हुए, फिर स्कंदगुप्त हुए। ये पूरा क्रम है गुप्त वंश का, ये याद कर लीजिएगा। अभी आगे इन्हीं सभी को हम विस्तार से पढ़ेंगे ताकि गुप्त साम्राज्य से अगर क्वेश्चन बने तो कंप्लीट आपको याद हो जाए। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम प्रभावी शासक था। ठीक है, इसके बाद जो गुप्त वंश के कुछ राजा हुए, लेकिन ना तो वो प्रभावी थे ना ही उनका क्षेत्र बहुत बड़ा था। तो एक तरीके से आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, लेकिन अगर पूछा जाए और उसमें स्कंदगुप्त नाम हो तो आप कर सकते हैं। तो गुप्त वंश के बारे में दोनों चीजें कंफ्यूजिंग है, पहला शासक और अंतिम शासक। क्योंकि पहले शासक का पूरी तरीके से अधिकार नहीं था श्रीगुप्त का, और अंतिम शासक के समय चीजें धीमे धीमे सिमटने लगी थी। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त से, वो आगे हम लोग कवर करेंगे। लेकिन फिर भी आप एक बार ये देख लीजिएगा, ये आपको मैं छोटा करके दिखा दूं। ये क्रम जो है श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसको क्रम लगाने को आपको दे सकते हैं, तो आप इस क्रम को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और मिशन एपीओ, अगर मैं कहना भूल भी जाऊँ ना वीडियो में, तो आप लोग लिखना मत भूलिएगा। पिछले वीडियो में कहना मैं भूल गया था मिशन एपीओ, तो बहुत कम लोगों ने लिखा। क्योंकि आपको तैयारी करनी है तो आपको हमको कहीं ना कहीं से संकेत देना पड़ेगा कि आपको इस तैयारी से फ़ायदा मिल रहा है, आप सीरियस हैं। तो मिशन एपीओ लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये बताइए कि अभी तक आपने एंशियंट हिस्ट्री के कितने लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री आपने कंप्लीट कर ली है नहीं कर ली। हमको अपना स्टेटस बताइएगा कि हम जो आपको तैयारी करा रहे हैं क्या आप हमारे साथ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए आगे देखते हैं। तो गुप्त शासकों में बहुत ज़्यादा उपाधियां चर्चा में रही हैं और उपाधियों से क्वेश्चन भी बनते हैं कि ये किस गुप्त शासक की उपाधि थी या किस गुप्त शासक की उपाधि नहीं थी। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए इनको याद कर लीजिए। श्रीगुप्त को आदिराज और महाराज की उपाधि प्राप्त थी, घटोत्कच को महाराज की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, तो महाराज की उपाधि श्रीगुप्त को भी प्राप्त थी और घटोत्कच को भी प्राप्त थी। महाराजाधिराज की उपाधि किसको प्राप्त हुई? चंद्रगुप्त फर्स्ट को प्राप्त थी महाराजाधिराज की उपाधि। पराक्रमांक की उपाधि किसको प्राप्त हुई? समुद्रगुप्त को प्राप्त हुई।
पराक्रमांक की उपाधि समुद्रगुप्त को प्राप्त हुई। चंद्रगुप्त सेकंड की उपाधि चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई और महेंद्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त को प्राप्त हुई। शक्रादित्य की उपाधि स्कंदगुप्त को प्राप्त हुई। ये मिलाने के लिए भी आपको दे सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पेपर सेट करूंगा आपका तो ये मिलाने के लिए दे दूंगा, इसमें कंफ्यूजन पैदा होगा, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 319 से 335 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इनको सबसे पहला फैक्ट तो वही है कि चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इनका जो विवाह हुआ था वो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। लिच्छवी साम्राज्य की राजधानी राजकुमारी से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किया। गुप्त साम्राज्य में चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, 319-20 ईस्वी में इनका राज्यारोहण हुआ था, मतलब इनको ये सिंहासन पर बैठे थे। और इसी वर्ष इन्होंने क्या प्रारंभ किया? गुप्त संवत प्रारंभ किया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गुप्त साम्राज्य या चंद्रगुप्त प्रथम से जो बनता है वो ये कि गुप्त संवत का प्रारंभ किस राजा ने किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। कब किया? 319-20। क्यों किया? कि उस वर्ष को यादगार बनाने के लिए जिस वर्ष ये सिंहासन पर बैठे थे। 319-20 में गुप्त संवत प्रारंभ हुआ और इसको चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया। और इसलिए किया क्योंकि ये राज्य सिंहासन पर बैठे थे, वह वर्ष यादगार हो सके। ठीक है, गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक माना जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, अब समुद्रगुप्त के बारे में फैक्ट देख लेते हैं। जो समुद्रगुप्त थे इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। तो एक तो बहुत सिंपल क्वेश्चन यही बनता है कि समुद्रगुप्त किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आंसर है समुद्रगुप्त। लेकिन अगर आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछना है तो आपसे पूछेंगे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो आंसर है B.A. स्मिथ। ठीक है, तो आंसर है B.A. स्मिथ। किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन सर्वप्रथम कहा था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन B.A. स्मिथ ने कहा था। ठीक है, समुद्रगुप्त ने क्या किया था? जो उनका साम्राज्य था वो बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो उसको प्रशासन के दृष्टिकोण से 5 भागों में बांट दिया था। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि किस गुप्त राजा ने प्रशासन को 5 भागों में बांटा था? तो प्रशासन के दृष्टिकोण से जो 5 समूह थे उसमें बांट दिया था। तो वो आंसर है कि किस राजा ने बांटा था? समुद्रगुप्त ने। या क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे कि किस समुद्रगुप्त ने प्रशासन के दृष्टिकोण से राज्य के प्रशासन को कितने समूहों में बांटा था? तो आंसर होगा 5 समूहों में। ठीक है, दरबारी कवि हरिसेन किसके समय थे? किस गुप्त साम्राज्य के दरबार के कवि हरिसेन थे? तो गुप्त साम्राज्य में दरबार के कवि हरिसेन समुद्रगुप्त के समय थे। ठीक है, और श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से बुद्ध का मंदिर बोधगया में बनवाने की अनुमति मांगी थी। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि किस राजा ने समुद्रगुप्त से बोधगया में अपना मंदिर बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी कि बोधगया में वो महात्मा बुद्ध का मंदिर बनवाना चाहते हैं। ठीक है, या ये पूछ सकते हैं श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने किस राजा से बुद्ध का मंदिर बोधगया में बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो आंसर है समुद्रगुप्त से। ठीक है, अब आ जाइए चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर लेते हैं, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त होती है। ये भी बहुत चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मतलब कहना चाहिए एकदम पीक पर था। जो गुप्त साम्राज्य था वो पीक पर पहुंच चुका था, क्योंकि 2 चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त 2 अच्छे सम्राट आ चुके थे गुप्त साम्राज्य में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। किस गुप्त सम्राट ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 से 412 ईस्वी तक शासन किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिक्के पर देवश्री लिखवाया। क्या लिखवाया? देवश्री। इसके अलावा फायन नामक जो चीनी यात्री था वो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही वो इंडिया में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय वो इंडिया आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार था वो उसमें नवरत्न थे, और उन नवरत्नों में से कौन कौन थे? बारह मिहिर, धनवंतरि, छपड़क, कालिदास, अमर सिंह, ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल थे। मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबार था वो ऐसा था जिसमें पूरा इतिहास के जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हुए हैं साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में,
वो सब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कालिदास किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। बारहमेहर किसके दरबार में थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। या क्वेश्चन ये पूछ देंगे निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं था, तो आपको इनको देखना होगा कि कौन कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं था। जैसे मौर्य काल में प्रशासनिक इकाइयों से क्वेश्चन बनते हैं, वैसे ही गुप्त काल में भी प्रशासनिक इकाइयों और प्रशासन से क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेते हैं, देश को क्या कहते थे, देश को कहते थे गोरना, सॉरी देश का जो अधिकारी होता था पूरा प्रशासन देखने वाला वो गोरना कहलाता था। भुक्ति उपरिक, विषय विषयपति, पेट ये पार्ट थे। देश के बाद भुक्ति आती थी, भुक्ति के बाद विषय आते थे, विषय के बाद पेट, और पेट के बाद सबसे छोटी इकाई ग्राम। ठीक है, पेट पेटपति और ग्राम ग्रामपति। तो याद करने में बहुत दिक्कत नहीं, विषय के विषयपति, पेट के पेटपति, ग्राम के ग्रामपति, बस भुक्ति के उपरिक और देश के गोरना ये मिलाने के लिए आ सकता है, इसलिए एक बार देख लीजिएगा। अब गुप्त काल में हमने आपको बताया कि जो दरबार था वो विभिन्न प्रकार के विद्वानों से भरा हुआ था, तो उसमें नाटक बहुत लिखे गए उस समय, साहित्य अपने चरम पर था। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त काल में जो साहित्य था, जो कला थी, वो बहुत ज़्यादा फली फूली, तो इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो नाटक और नाटककारों के नाम इनसे पूछे जाते हैं सीधे सीधे, तो यहाँ पर एक बार याद कर लीजिएगा। विज्ञान शाकुंतलम कालिदास, मालविका निमित्र कालिदास, विक्रमोर्वशीयम कालिदास। अगर मैं गलत पढ़ जाऊं तो माफ कीजिएगा क्योंकि बहुत कठिन कठिन है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त, मृच्छकटिकम शूद्रक, देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त, चारुदत्तम भास, प्रतिज्ञा योगंधरायणम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम भास, स्वप्नवास भट्टम भास। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाने चाहिए, और आगे भी हम रचनाएं पढ़ेंगे गुप्त काल की जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अभी आपने पढ़ा मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहारम और कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम, ये सब किसकी रचनाएं हैं, ये कालिदास की रचनाएं। निम्न में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। या डायरेक्ट पूछ लेंगे आपसे, अभिज्ञान शाकुंतलम तो सब जानते हैं, आपसे पूछेंगे विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है, तो आपको बताना होगा कालिदास की है। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस ये दो किसकी रचना है, ये विशाख दत्त की रचना है। 10 कुमार चरित्र ये आ चुका है यूपीपीएससी में क्वेश्चन। ठीक है, काव्य दर्शनम आ तो बहुत चुके हैं, मुझे जहाँ जहाँ याद आ जाता वो मैं बता देता हूँ। 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन ये किसकी है, दांडिन्य की रचना है, दंडिन थे। न्यायावतार सिद्धसेन की रचना है। चारुदत्ता भास की रचना है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना, ये तो बहुत फेमस है, क्वेश्चन भी बनता है इससे। चरक संहिता चरक की रचना है। ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया था। ब्रह्म सिद्धांत किसने दिया था, आर्यभट्ट ने। विशुद्ध मग्ग बुद्ध घोष की रचना है। योगाचार असंग की रचना है। उरुभंग भास की रचना है। किरारता अर्जुनीय भारवी की रचना है। अमरकोश अमर सिंह की रचना है। देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और नहीं तो लॉग्यान 1 करके सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, और जो लोगो यहाँ पर लगा हुआ है चैनल पर वही आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप वहाँ से टेलीग्राम पर ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। लगभग 1000 से ज़्यादा लोग प्रत्येक पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अच्छे से अगर आप उस स्तर पर आना चाहते हैं जहाँ 1000 से ज़्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। कोई भी फीस नहीं लगनी है, इसकी निःशुल्क है पूरी तरीके से। ठीक है, उसको आराम से डाउनलोड कीजिए और तैयारी कीजिए। ये लिस्ट ऐसे मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं याद होनी, इसको आपको बैठ के रटना पड़ेगा। चंद्र व्याकरण चंद्र गौमिन की रचना। बृहद संहिता बारहमेहर की रचना है। पंच सिद्धांतिका बारहमेहर की रचना। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना। मृच्छकटिकम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब रचनाएं आप अच्छे से याद कर लीजिए, गुप्त काल से रचना पूछी जाती हैं। तो गुप्त काल के जो फैक्ट थे इंपॉर्टेंट वो सब हमने आपको बता दिए हैं, राजाओं से संबंधित, उपाधियों से संबंधित और गुप्त काल के रचनाएं, प्रशासन, सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया जहाँ से क्वेश्चन बनता है। हालांकि गुप्त काल में तो इतनी चीज़ें हैं कि अगर पढ़ते रहे तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा, लेकिन हमको उस तरीके से तैयार करना है ताकि एग्जाम हो जाए। ठीक है, एक पुष्यभूति वंश हुआ था, पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे। ठीक है, इन्होंने अपने नाम पर ही वंश का नाम रख दिया नरवर्धन। इन्होंने क्या इतिहासकारों ने रख दिया नरवर्धन, फिर राज्यवर्धन, फिर आदित्यवर्धन,
फिर प्रभाकर वर्धन हुए, और प्रभाकर वर्धन के बेटे थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और बेटी थी राज्यश्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये पुष्यभूति वंश हुआ था। इसके सबसे फेमस शासक जो थे उनका आपने नाम सुना होगा, वो थे हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? तो पुष्यभूति वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? पुष्यभूति वंश के शासक थे। और हर्षवर्धन की जो बहन थी राज्यश्री, वो मौखर की रानी बनी थी बाद में। ठीक है, और हर्षवर्धन की पुत्री का विवाह जो था वो वल्लभी के ध्रुवसेन सेकंड के साथ हुआ था। ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एक बार आप इसका क्रम जरूर देख लीजिएगा पुष्यभूति वंश का। ठीक है, वर्धन वंश की शक्ति को बढ़ाने वाला कौन था? प्रभाकर वर्धन। वर्धन वंश भी कहा जाता है, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश की शक्ति को बढ़ाने वाला था। इसे हूड़ हरिण केसरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हूड़ हरिण केसरी। वर्धन वंश के किस शासक को हूड़ हरिण केसरी का खिताब दिया गया? तो प्रभाकर वर्धन को। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ इस वंश का, पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश का? तो हर्षवर्धन। इसका जन्म 591 ईस्वी में हुआ था। माता का नाम यशोमती और पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना था 16 साल की आयु में। कहाँ का शासक बना था? 16 साल की आयु में थानेश्वर का शासक बना था। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र की रचना की थी। बाणभट्ट ने किसकी रचना की थी? हर्षचरित्र की रचना की थी। चीनी यात्री हुइनसांग किसके दरबार में भारत आया था? हुइनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, और ये 15 वर्षों तक भारत में रहा था। क्वेश्चन ये भी बनता कि चीनी यात्री हुइनसांग किसके दरबार में आया था। याद करने का सिंपल तरीका, हा से हा जोड़ लीजिएगा तो आपको कभी भूलेंगे नहीं। हुइनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। ठीक है, हर्ष का दूसरा नाम क्या था? शिलादित्य हर्ष का दूसरा नाम था। हर्ष किस देवता का उपासक था? सूर्य व शिव का। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतिम हिंदू सम्राट। कश्मीर के अलावा पूरा भारत उसके कब्जे में था। हर्ष का अभियान दक्षिण में पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। किसने रोका था हर्ष का अभियान? पुलकेशिन द्वितीय ने। चीन में दूत भेजने वाले कौन कौन से शासक थे? हर्षवर्धन था, जो पुष्यभूत वंश से था। नरसिंह द्वितीय था। देखिए, चीन के यात्री इंडिया आए, आपने ये तो पढ़ा, इसको मैं आपको 2-3 वीडियो में अलग अलग पढ़ा चुका हूँ। लेकिन चीन को किसके शासक ने चीन में अपने दूत भेजे? तो वो हर्षवर्धन थे, नरसिंह द्वितीय थे पल्लव वंश से, यशोवर्मन थे कन्नौज नरेश, और कलोंगतुक प्रथम थे चोल नरेश। ठीक है, और हर्ष ने 3 नाटकों की रचना की थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ठीक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसके नाटक थे? हर्षवर्धन के नाटक थे। तो ये हो गया आपका हर्षवर्धन से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट। थोड़ा तेजी में पढ़ा गया मैं, देख लीजिएगा, पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। बाकी वीडियो की स्पीड धीमी कर लीजिएगा अगर बहुत तेज लगा हो आपको। मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कवर कर देंगे हम लोग इस वीडियो में। और सबसे ये सब मौर्य डेस्टिनी और मौर्य डायनेस्टी और हर्षवर्धन, गुप्त साम्राज्य, बौद्ध, जैन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको कवर कीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता मैंने आपको इंपॉर्टेंट ही कवर कराया। अगर आपने ये सब वीडियो कवर कर लिए, जितने मैंने 5 वीडियो केवल, आप बैठ जाइएगा 2 घंटे में सभी वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे। 2 घंटे में आपको पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने को मिल रही है। और आप क्या चाहते हैं? जो पेड ग्रुप पढ़ाते हैं उसमें भी इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर नहीं करते कि केवल इंपॉर्टेंट कवर करके आपके समय को भी बचाएं और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएं। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको कुछ वैल्यू दे रहा हूं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये कोर्स, कैसी लग रही है पढ़ाई। ठीक है, भारतीय दर्शन से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो पुरुषार्थ होते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भारतीय दर्शन में कितने पुरुषार्थों का वर्णन मिलता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 4 पुरुषार्थों का, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, दर्शनों के नाम आते हैं। 6 दर्शन थे, और 6 दर्शन के कौन कौन प्रतिपादक थे, इनके नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि भारतीय दर्शन से यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, एक वीडियो में मैंने आपको शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में आपको 16 संस्कार पढ़ा दिए थे, कौन कौन से संस्कार होते हैं। तो यही भारतीय दर्शन से क्वेश्चन बन जाएगा, संस्कारों से क्वेश्चन बन जाएगा, पुरुषार्थ से क्वेश्चन बन जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रतिपादक अक्षपाद गौतम। ये गौतम बुद्ध नहीं थे, कंफ्यूज मत होइएगा। वैशेषिक सूत्र के प्रतिपादक कणाद, पूर्व मीमांसा सूत्र के प्रतिपादक जैमिनी, और ब्रह्म सूत्र के प्रतिपादक बादरायण, जिन्हें वेदव्यास नाम से भी जाना जाता है। भारत के सबसे प्राचीन दर्शन थे ये 6 दर्शन। ठीक है, और इन दर्शनों में सबसे प्राचीन था सांख्य दर्शन। इन दर्शनों में सबसे भारत में जो 6 दर्शन
प्रतिपादित किए जाते हैं या 6 दर्शन माने जाते हैं भारतीय दर्शन में, उसमें सबसे प्राचीन दर्शन कौन था? सांख्य दर्शन। ठीक है, तो इस तरीके से दर्शन भी आप देख लिए। बाकी आपको हमने इसमें जितना इंपॉर्टेंट चीजें थी सब कवर कर दी हैं। अब बाकी आप एक बार एंशिएंट हिस्ट्री के कहीं से एमसीक्यू लगा लीजिएगा, नहीं तो स्टैटिक पार्ट जब कवर हो जाएगा तो मैं एमसीक्यू आपको कंप्लीट करा दूंगा। कल से हम लोग मध्यकालीन भारत पर शिफ्ट करेंगे और 4 से 5 लेक्चर में मध्यकालीन भारत को भी खत्म करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं कल मध्यकालीन भारत की क्लास में। धन्यवाद।